नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पांचवा पाठ हरित ऊर्जा की दिशा में इसमें पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती ये पढ़ने वाले हैं। पवन ऊर्जा मतलब हवा जो है, बहती हुई जो हवा होती है उसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है और इसका गतिज ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करके प्राचीन समय से ही जो है, प्राचीन काल से ही इस ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। काय के लिए, पानी खींचने के लिए है, अनाज पीसने के लिए है और भी कई कामों के लिए जो है इस हवा का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसी पवन ऊर्जा का उपयोग करके अब विद्युत ऊर्जा भी निर्मित की जाती है। इसके लिए विद्युत निर्मिती केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। इसके लिए बहते हुए जो पवन की गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में करने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है उसे पवन चक्की कहते हैं। बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे पवन चक्की कहते हैं। अब पवन चक्की किसे कहते हैं करके ऐसा प्रश्न आता है। पवन चक्की का आपको चित्र दिया जाएगा। चलिए हम देखते हैं, चित्र देखते हैं पवन चक्की का। यहाँ पर देखिए बच्चों, पवन चक्की की रूपरेखा दिखाई है। इसमें ये पवन चक्की के पाते हैं और इससे शाफ्ट से जो है जुड़ा हुआ ये गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स से जनयंत्र जुड़ा हुआ रहता है और जनयंत्र की कुंडली घूमने पर विद्युतीय ऊर्जा निर्मित होती है। अब ये पवन चक्की जो है ये खुले स्थानों पर जहाँ तेज हवा चलती है, खेतों में या पहाड़ों पर जहाँ हवा का वेग बहुत तेज होता है वहाँ स्थापित की जाती है। छोटी से लेकर बड़ी पवन चक्की भी लगाई जाती है। इसमें ये जो पाते होते हैं इनको टरबाइन कहते हैं। इन टरबाइन के पातों से बहती हुई हवा जो टकराती है, ये देखिए हवा यहाँ से चल रही है, तो ये पातों से जब बहती हुई हवा टकराती है तो पाते तेजी से घूमते हैं। टरबाइन का जो अक्ष है वो गति बढ़ाने वाले गियर बॉक्स से जुड़ा रहता है और गियर बॉक्स से जनयंत्र जुड़ा रहता है। घूमते हुए पातों से जनयंत्र घूमता है और विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। पवन ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा निर्मित की जाती है। यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, पवन चक्की किसे कहते हैं। पवन चक्की मैंने आपको बताया कि बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युतीय ऊर्जा में करने वाले यंत्र को पवन चक्की कहते हैं। फिर गियर बॉक्स का क्या कार्य है। गियर बॉक्स गति बढ़ाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, गतिज ऊर्जा किस प्रकार उपयोगी है। इस गतिज ऊर्जा का उपयोग, पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युतीय ऊर्जा निर्मिती के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमने देखा पवन चक्की में, वहाँ वही जो है यहाँ दिखाया गया है। पवन ऊर्जा से विद्युत निर्मिती के विविध सोपान है। तो यहाँ पर विशिष्ट वेग से बहने वाली हवा रहेगी, पवन रहेगी। फिर पवन द्वारा घूमने वाले बड़े पातों वाला टरबाइन रहेगा, मतलब पवन चक्की का पाते रहेंगे, वो घूमेंगे तो उससे जुड़ी हुई जनयंत्र की कुंडली घूमेगी और जनयंत्र की कुंडली से विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो है ये दिया हुआ है। इसके बाद है नीचे वाला चित्र देखेंगे। पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, हर इसमें पूछा है। ये जो है बॉक्स वाले प्रश्न आपको हमें आ सकते हैं परीक्षा में कि ये बॉक्स खाली दिए जा सकते हैं और इसको आपको भरना है। इसमें भी ऐसे ही दिया जा सकता है। बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा जो होती है हवा की, उससे टरबाइन की गतिज ऊर्जा में उसका रूपांतरण होता है। इस गतिज ऊर्जा का टरबाइन की गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है और टरबाइन की गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पर जो है ऊर्जा का रूपांतरण बताया हुआ है। 1 किलोवाट से कम क्षमता से लेकर 7 मेगावाट मतलब 7000 किलोवाट तक की क्षमता वाले पवन विद्युत निर्मिती यंत्र अभी उपलब्ध है। जिस स्थान पर पवन ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण करना होता है वहाँ उपलब्ध होने वाली हवा के वेग के अनुसार विशिष्ट क्षमता वाले यंत्र लगाए जाते हैं।
जिस स्थान पर पवन ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा के निर्मित के लिए आवश्यक वेग की हवा उपलब्ध है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर यह निर्भर होता है। समुद्र किनारों पर हवा की गति अधिक होने के कारण वह क्षेत्र पवन ऊर्जा से विद्युत निर्माण के लिए योग्य होता है। पवन ऊर्जा एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, परंतु पवन चक्की की सहायता से विद्युत निर्मित के लिए आवश्यक विशिष्ट वेग की हवा सर्वत्र उपलब्ध नहीं होती है। अतः इसका उपयोग जो होता है सीमित होता है। या तो पहाड़ों पर लगाई जाती है पवन चक्कियाँ, या खुले क्षेत्र में लगाई जाती है, या समुद्र के किनारों पर लगाई जाती है, इसलिए इसका उपयोग सीमित है। अब अगला है बच्चों सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र। इसमें जो है सौर विकिरण जो होती है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा होती है, सौर विकिरणों से जो प्रकाशीय ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका उपयोग करके दो प्रकार से विद्युतीय ऊर्जा निर्मित की जा सकती है। सौर विकिरणों से जो प्राप्त सौर किरणों से जो प्राप्त प्रकाशीय ऊर्जा होती है, इसका उपयोग करके दो प्रकार से विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। पहला क्या, जो अभी तक हमने विभिन्न पद्धतियां पढ़ी, उसमें सब में जो है किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा का उपयोग जो है जनित्र की कुंडली घुमाने के लिए करते हैं। टरबाइन घुमाते हैं, टरबाइन से जनित्र की कुंडली घूमती है और विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन जो सूर्य किरणों से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है, इसका उपयोग करके पहली पद्धति में जनित्र की कुंडली घुमाई नहीं जाती है, जनित्र घूमते नहीं है, जनित्र का उपयोग नहीं होता है और विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण सीधे सीधे होता है। इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और सौर विद्युत सेल जो होती है, ये सौर विद्युत सेल सूर्य की किरणों से प्राप्त प्रकाशीय ऊर्जा का सीधे ही विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण करती है। पहली पद्धति में क्या, सौर सेल से विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये सौर सेल जो होती है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो प्रकाशीय ऊर्जा है, इसका सीधे ही विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण करती है। और दूसरी पद्धति जो होती है, इसमें सूर्य किरणों से प्राप्त होने वाली जो प्रकाशीय ऊर्जा है, इस प्रकाशीय ऊर्जा का पहले ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। इस ऊष्मीय ऊर्जा से जो है टरबाइन घुमाए जाते हैं, टरबाइन घुमाकर जनित्र की कुंडली घुमाई जाती है और विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। ऐसे दो पद्धति से जो है विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है सौर ऊर्जा से। अब जो है सबसे पहले हम देखते हैं सौर विद्युत सेल जो होती है, ये क्या होती है। सौर विद्युत सेल सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली प्रकाशीय ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला जो यंत्र होता है या करने वाला जो उपकरण होता है, उसे सौर सेल कहते हैं। सौर विद्युत ऊर्जा सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली प्रकाशीय ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोवोल्टाइक परिणाम कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टाइक परिणाम कहते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण से प्राप्त होने वाली जो शक्ति होती है, वो दिष्ट प्रकार की होती है। हम सौर विद्युत सेल देखते हैं, चलिए। सौर विद्युत सेल ये अर्धवाहक सेमीकंडक्टर किसी विशिष्ट पदार्थ जैसे कि सिलिकॉन से बने हुए होते हैं। सिलिकॉन के 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र वाले एक सौर विद्युत सेल से करीब 30 मिली एम्पियर इतनी विद्युत धारा और 0.5 वोल्ट इतना विभवांतर प्राप्त होता है। तो सिलिकॉन के एक सौर विद्युत सेल का क्षेत्रफल अगर 100 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो एक सौर सेल से करीब 3 एम्पियर अर्थात 3000 मिली एम्पियर इतनी विद्युत धारा प्राप्त होगी और 0.5 वोल्ट इतना विभवांतर प्राप्त होता है। मतलब सौर सेल से प्राप्त होने वाला विभवांतर उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता है।
अब ये जो विद्युत शक्ति प्राप्त होती है इन सेलों द्वारा, ये दिष्ट प्रकार की होती है, मतलब डायरेक्ट करंट के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, किस तरह से जो है विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो रही है। सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का फोटोवोल्टाइक परिणाम, मतलब सौर विद्युत सेल जो होते हैं वो सीधे ही सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। ये परिणाम फोटोवोल्टाइक परिणाम कहलाता है। और ये जो विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त होती है वो दिष्ट विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। जिस तरह से आपके सेल में होती है ना कि एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उसे दिष्ट विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, सौर सेलों को श्रेणी क्रम में, ऊपर वाले आकृति में सौर सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है और नीचे वाली आकृति में समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। आपने साइंस 1 में श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि दो सोलर सेल है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, या दो सोलर सेल को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, आकृति दी जाएगी और ऐसे एक दो प्रश्न दिए जाएंगे, उसके आपको आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर वाली आकृति में दो सौर सेल श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जोड़ने पर जो उनसे प्राप्त होने वाला जो विभवांतर होता है, यह दोनों सेलों के विभवांतर के योगफल के बराबर होता है। जो विभवांतर होगा वो दोनों सेलों के विभवांतर के योगफल के बराबर होता है, मतलब V बराबर V1 प्लस V2 होता है। परंतु इस प्रकार के संयोजन से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा केवल एक सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के बराबर ही होती है, क्योंकि सब में से समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्योंकि श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जुड़े हैं सेल, तो जो विद्युत धारा होती है जो एक सेल से कितनी प्राप्त हो रही है, अगर 30 मिली एम्पियर प्राप्त हो रही है तो 30 ही मिली एम्पियर प्राप्त होगी, वो विद्युत धारा बढ़ेगी नहीं, लेकिन विभवांतर बढ़ता है। यहाँ पर ये गलत छपा हुआ है, यहाँ I बराबर I1 प्लस I2 दिया है, ये सही नहीं है। देखिए बच्चा, कैसा होना चाहिए, V बराबर V1 प्लस V2, मतलब विभवांतर जो है सारे सेलों के विभवांतर के योगफल के बराबर होगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। लेकिन विद्युत धारा, समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके लिए जो है यहाँ पर देखिए माइनस लिखना है या प्लस लिखना है सेल का। I बराबर I1 बराबर I2, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर विद्युत धारा का योगफल नहीं होता। इसी तरह से दूसरी वाली आकृति जो है, दो सेलों को, सौर सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर इनसे प्राप्त होने वाली विद्युत धारा दोनों सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होती है। मतलब यहाँ विद्युत धारा के प्रवाहित होने के लिए कितने, दो मार्ग हैं, तो इसीलिए जो है विद्युत धारा जो है बढ़ेगी। I बराबर I1 प्लस I2 होगा। लेकिन इस प्रकार के संयोजन से होने वाला जो विभवांतर होता है, केवल एक सेल से जितना विभवांतर प्राप्त होता है उतना ही जो है विभवांतर प्राप्त होता रहेगा। मतलब समांतर क्रम में जोड़ने पर विभवांतरों का योगफल नहीं होता। तो कैसे आएगा, V बराबर V1 बराबर V2। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपकी किताब में गलत छपा हुआ है, तो इसको आपको V बराबर V1 बराबर V2 करना है। मतलब समांतर क्रम में जोड़ने पर विभवांतरों का योगफल नहीं होता है, लेकिन विद्युत धारा का योगफल होता है। I बराबर I1 प्लस I2। और यहाँ पर जो है I बराबर I1 बराबर I2, ये भी आपकी किताब में गलत दिया है, इसको सही कर लेना है। इस प्रकार से अगर अनेक सौर विद्युत सेल श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अपेक्षित विद्युत धारा वाले सौर पैनल बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो है देखिए सौर पैनल तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी पैनल में प्रत्येक 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले 36 सौर सेल जो है श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल विभवांतर 18 वोल्ट होगा और विद्युत धारा 3 एम्पियर ही मिलेगी।
ऐसे अनेक पैनल एकत्र करके बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उत्तम सौर विद्युत सेलों की कार्यक्षमता करीब 15% होती है, अर्थात किसी सौर पैनल को सूर्य प्रकाश से 100 वॉट प्रति वर्ग सेंटीमीटर इतनी प्रकाश शक्ति प्राप्त हो तो उस पैनल से मिलने वाली विद्युत शक्ति 15 वॉट होगी। ऐसे अनेक सौर पैनल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें अपेक्षित उतनी विद्युत धारा और विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर इस आकृति में देखिए, सौर सेल यह सौर विद्युत केंद्र का मूल घटक है। सौर सेल, ये एक सौर सेल है। ये सौर सेल जो है सौर विद्युत केंद्र का मूल घटक है। अनेक सौर सेल एक साथ जोड़ने से सौर पैनल बनते हैं। अगर अनेक सौर सेल एक साथ जोड़ते हैं तो सौर पैनल बनते हैं। ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, इसको ध्यान से सुनिए। अनेक सौर पैनल श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो स्ट्रिंग बनते हैं। अनेक सौर पैनल श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे? स्ट्रिंग बनते हैं। और अनेक स्ट्रिंग समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो सौर एरे तैयार होते हैं। अनेक स्ट्रिंग जो होती, ये स्ट्रिंग है, अनेक स्ट्रिंग को अगर समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो सौर एरे तैयार होते हैं। इस प्रकार सौर सेलों द्वारा चाहिए उतनी विद्युत शक्ति उपलब्ध हो सकती है। अतः कम विद्युत शक्ति वाले यंत्रों से लेकर मेगावाट शक्ति वाले विद्युत निर्मिती केंद्रों में सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। कम विद्युत शक्ति मतलब केवल गणन यंत्र, कैलकुलेटर में भी जो है सौर सेल का उपयोग किया जाता है। और बड़े विद्युत निर्मिती केंद्रों में भी सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। सौर सेल से मिलने वाली जो शक्ति होती है वो दिष्ट डीसी प्रकार की होने के कारण इस विद्युत यंत्र डीसी विद्युत शक्ति पर जो चलते हैं, जैसे एलईडी है, पर आधारित विद्युत बल्ब है, उस जगह यह ऊर्जा सीधे उपयोग में लाई जाती है। लेकिन सौर सेल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा केवल सूर्य प्रकाश उपलब्ध होने पर ही बनती है। अतः यदि ऊर्जा अन्य समय पर यदि उपयोग में लानी है तो वह सौर सेल बैटरी में संचित करनी पड़ती है। मतलब सौर बैटरी में जो है यह विद्युत ऊर्जा संचित करनी पड़ती है। लेकिन हमारे घरों में और औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग में लाई जाने वाले अनेक उपकरण ये एसी मतलब प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति पर चलते हैं। घरों में उपयोग में लाए जाने वाले या औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण एसी शक्ति पर चलते हैं, मतलब अल्टरनेटिंग करंट पर चलते हैं। ऐसे समय में सौर सेल द्वारा जो निर्मित या संचित की गई विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण इन्वर्टर इस इलेक्ट्रॉनिक यंत्र द्वारा प्रत्यावर्ती शक्ति में अर्थात एसी शक्ति में किया जाता है। अनेक सौर पैनल, यहाँ पर देखिए सौर सेल है, इससे सीधे विद्युतीय सेल में जो है विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और इन्वर्टर द्वारा जो है एसी पर चलने वाले उपकरण में जो है इसका उपयोग किया जाता है। इन्वर्टर द्वारा अल्टरनेटिंग करंट जो है तैयार की जाती है। अनेक सौर पैनल जो है यहाँ पर देखिए, अनेक सौर पैनल जोड़कर एकत्रित जो अपेक्षित विद्युत ऊर्जा निर्मित की जा सकती है। यहाँ पर अनेक पैनलों द्वारा निर्माण की गई डीसी शक्ति इन्वर्टर के माध्यम से, यहाँ इन्वर्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए ये अनेक सौर पैनल है, इसके द्वारा इसको जोड़कर जो विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है इन्वर्टर के माध्यम से एसी शक्ति में इसको रूपांतरित किया जाता है। और ट्रांसफार्मर की सहायता से यह शक्ति आवश्यक उतने, यहाँ ट्रांसफार्मर से जो है आवश्यक उतने विभवांतर और विद्युत धारा के रूप में विद्युत वितरण जाल में वितरित की जाती है। सौर विद्युत निर्मिती केंद्र की अब हम रूपरेखा देखेंगे। इस प्रकार की ऊर्जा निर्मित होते समय जो है
किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है और विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। परंतु सूर्य का प्रकाश केवल दिन में ही उपलब्ध होने के कारण सौर विद्युत सेल केवल दिन में ही विद्युत निर्मित कर सकती है, ये इसकी सीमा है। अब यहाँ पर देखिए सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र, यहाँ पर कोयला, परमाणु ऊर्जा, इनसे जो ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत निर्मित की जाती है, ये आपने देखा है। ऐसी ही ऊष्मीय ऊर्जा सूर्य प्रकाश से प्राप्त करके विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर देखिए सूर्य प्रकाश एकत्रित करने के लिए परावर्तक लगे होते हैं, फिर एकत्रित सूर्य प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करने के लिए अवशोषक लगे होते हैं, फिर ये ऊष्मीय ऊर्जा जो अवशोषित हो जाती है उससे वाष्प बनाई जाती है और वाष्प पर चलने वाले टरबाइन से घुमाए जाते हैं। टरबाइन घूमने पर जनित्र की कुंडली घूमती है और जनित्र की कुंडली घूमने पर विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पर आकृति देखिए, इसमें सूर्य की किरण परावर्तित करने के लिए अनेक परावर्तक का उपयोग करके सूर्य किरणों को एक अवशोषक पर केंद्रित करते हैं, जिससे वहां ऊष्मा का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए परावर्तक लगे हुए हैं। परावर्तक मतलब जो ये देखिए ऐसे अवतल क्षेत्र इसमें लगे हैं और इसके ऊपर ये पाइप लगा हुआ है, मतलब सूर्य की किरणें इस पर टकराती हैं और वापस लौटती हैं और वापस लौटकर जो है इस पर केंद्रित होती हैं, तो इससे पानी गर्म होता है और पानी की वाष्प बनती है और पानी की जो वाष्प तैयार होती है, पानी की वाष्प से ये टरबाइन घुमाए जाते हैं। टरबाइन से जनित्र की कुंडली घूमती है और उससे विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। और जो पानी जो वाष्प के बाद इस पानी को ठंडा किया जाता है, संघनन किया जाता है और फिर से इसका पानी में रूपांतरण हो जाता है। कूलिंग टॉवर लगा रहता है यहाँ और यहाँ ठंडा होकर फिर से जो है पानी पाइप द्वारा, पंप द्वारा यहाँ भेजा जाता है। इन पाइपों में जो है क्या है, पानी है। यहाँ पर पानी गर्म होता है। ये परावर्तक लगे हुए हैं, ये देखिए ये परावर्तकों का चित्र यहाँ दिखाया गया है। परावर्तक से सूर्य प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है, परावर्तक पर परावर्तित होती है किरणें, पाइपों में पानी गर्म होता है, पानी गर्म होकर पानी की वाष्प बनती है, इस वाष्प से टरबाइन घूमते हैं, टरबाइन से जनित्र की कुंडली घूमती है और विद्युतीय ऊर्जा का निर्माण होता है। बची हुई वाष्प को ठंडा कर दिया जाता है और फिर से पानी में रूपांतरण करके उसका उपयोग कर लेते हैं। इस तरह से सौर ऊष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र की ये रूपरेखा है। आज का पाठ आपका बच्चों यही 5वां पाठ यही खत्म होता है आपका। इसको आपको घर पे पढ़ना है अच्छे से, ध्यान से प्रश्नोत्तर याद करने हैं और तैयारी करनी है परीक्षा की। परीक्षा आ रही है। आज इतना ही, धन्यवाद।